नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो कि विजन का जो मई मंथ का मैगजीन था पर्यावरण इन्वायरमेंट वाला, उसका एक पार्ट हमने जो कि कवर कर लिया था। अब ये आज जो कि सेकंड पार्ट होगा, जिसमें देखो हम जो बचे हुए टॉपिक है उसको यहाँ पे देखेंगे। जैसे इसमें स्नो लिपर्ड और यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल के बारे में पढ़ेंगे, और जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में है उसके क्या प्रभाव है, क्या परिणाम वगैरह हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो कि यहाँ पे काफ़ी डिटेल से देखेंगे और समझेंगे। इसी के साथ जो आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना पूरा मई मंथ का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम जो कि सोशल इशू के टॉपिक को देखेंगे। और जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जुड़िए, आप ही का चैनल है। आज का पहला टॉपिक इन्वायरमेंट में देखते क्या है हमारा, हिम तेंदुआ स्नो लिपर्ड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों था तो ये जान जाओ। तो ये बोल रहा है कि जो अभी WWF इंडिया है उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हिम तेंदुआ का संरक्षण जो कि अत्यंत आवश्यक हो गया है, हम इसको संरक्षित करने में जो कि असफल रहे हैं। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि हिम तेंदुआ के बारे में हमको देखो जो जानकारी संबंधी अंतराल है, यानी जो हमारे पास जानकारी की कमी है हिम तेंदुआ के बारे में, तो उस जानकारी को जो कि भरना होगा, अधिक से अधिक जानकारी जुटाना होगा, तभी जो कि हम अधिक कुशल प्रयास कर सकेंगे हिम तेंदुआ के संरक्षण के संबंध में। तो इस तरह की कुछ आपकी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो अब थोड़ा समझते कि हिम तेंदुआ आपका कौन कौन से रीजन में पाया जाता है। अब जैसे देखो मैप दिखा रहे हैं, तो मैप के थ्रू आप समझो इंडिया, पाकिस्तान का रीजन, अफगानिस्तान का रीजन, चाइना का रीजन, मंगोलिया, थोड़ा बहुत देखो रशिया का रीजन, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये सब कुछ रीजन में आपका जो कि हिम तेंदुआ पाया जाता है। प्रॉपर तरीके से समझो, यहाँ पे देखो चाइना बताया जा रहा है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान बताया जा रहा है, और फिर यहाँ पे देखो आपको बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और यहाँ पे दक्षिणी चीन, तिब्बत का पठार, भारत, नेपाल और भूटान, यानी इन सब एरिया में जो कि आपका ये देखो जो आपका पूरा मैप के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कि आपका हिम तेंदुआ स्नो लिपर्ड पाया जाता है। तो अब स्नो लिपर्ड के बारे में जान जाते हैं कि इस जो रिपोर्ट आया था आपका WWF इंडिया कि किस तरह के खतरे उनको हैं स्नो लिपर्ड को, तो उसको कुछ खतरों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। तो जैसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो बताया जा रहा है पहले पॉइंट में कि करीब 33 करोड़ लोग ऐसी नदियों के 10 किलोमीटर दायरे में रहते हैं जो हिम तेंदुआ के पर्यावास से निकलती होती है। यानी कहने का मतलब देखो 33 जहाँ पे हिम तेंदुआ का पर्यावास है यानी निवास है ना, उसके आसपास के अगर 10 किलोमीटर रेंज में जो भी नदियाँ होती हैं, उन नदियों के किनारे जो कि आपका देखो लगभग 33 करोड़ लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या बता रहा है ये रिपोर्ट कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि मानव और हिम तेंदुआ का आमना सामना होना कई बार जो कि लाजमी है, क्योंकि इतने सारे लोग जो कि हिम तेंदुआ के पर्यावास के 10 किलोमीटर के आसपास रह रहे हैं। तो इस वजह से जो कि इसको खतरा है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि हिम तेंदुए जिन क्षेत्रों में रहते हैं उनमें से केवल 14 से 19% क्षेत्रीय संरक्षित है, यानी इनके संरक्षण का प्रॉपर प्रयास नहीं किया जा रहा है, इनके पूरे एरिया को कंजर्व नहीं किया जा रहा है, केवल देखो लगभग आप कह लो 15 से 20% एरिया ही कंजर्व किया गया है। फिर देखो बोला जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके कारण बताया जा रहा है कि हिम तेंदुआ के वर्तमान प्राकृतिक पर्यावरण में 35% क्षेत्र का वर्ष 2070 तक बचे रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी जो हिम तेंदुआ का जो नेचुरल हैबिटेट है ना, वो बताया जाएगा जिस तरह से क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है, हिम जो देखो हिमालय वगैरह पिघल रहे जितनी तेजी से, तो इससे देखो जो हिम तेंदुआ या स्नो लिपर्ड है उसका पर्यावास 2070 तक कितना बचेगा, केवल 35% ही बचेगा। यानी बहुत तेजी से इनके पर्यावास का भी क्षरण वगैरह देखने को मिल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। फिर देखो बोला जा रहा है एक डेटा बताया जा रहा है यहाँ पे, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 221 से 450 हिम तेंदुए प्रति वर्ष मारे जाते हैं। इनमें से देखो लगभग आधे से ज़्यादा लगभग 55% जो कि बदले की दुर्भावना यानी लोगों द्वारा अपने मवेशियों की रक्षा करने के लिए मार दिए जाते हैं। यानी लोग अपने मवेशियों के संरक्षण के लिए जब हिम तेंदुआ से उनका आमना सामना होता है तो उसको लगभग 200 के आसपास कह लो हिम तेंदुआ हर वर्ष जो कि मार दिए जाते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर हिम स्नो लिपर्ड पे मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये डेटा, ये डेटा और ये डेटा, ये तीनों डेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए था। फिर अब आके देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिम तेंदुआ थोड़ा सा स्नो लिपर्ड के बारे में समझते हैं। तो ये देखो आईयूसीएन में इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ठीक है, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो अभी कहाँ पाया इसका, तो थोड़ा हैबिटेट यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ठंडे, शुष्क, बंजर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। ये हिमालय और तिब्बत के पठार पर 3000 से 5000 मीटर की तुंगता वाली अल्टाई पर्वतों जैसे रूस या मंगोलिया जो पाए जाते हैं, वहाँ पर देखो 500 मीटर की तुंगता वाली पहाड़ों के क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी काफ़ी जो पहाड़ों देखो काफ़ी हाइट पर पाई जाती है, ऐसा नहीं कि जो आपका ग्राउंड है वहाँ पर पाई जाएंगे। ठीक है, फिर देखो बोला जा रहा है
हिम तेंदुआ के प्राकृतिक पर्यावरण की भौगोलिक सीमा भारत सहित 12 एशिया के 12 देशों के पर्वतीय या उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में विस्तृत। यानी कि आपका जो हिम तेंदुआ का पर्यावरण कहाँ पर है, एशिया में, जो भारत के साथ जो भी और 12 देश एशिया में, वहाँ पर जो कि इसका जो कि पर्यावरण पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था। तब देखो बोला जाए कि हिम तेंदुआ के समक्ष मुख्य खतरे कौन कौन से हैं। तो पहला है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण इनका जो पर्यावरण है वो खत्म हो रहा है काफ़ी तेजी से, अभी हमने देखा। फिर देखो मानव संघर्ष, क्यों, क्योंकि देखो 33 करोड़ आबादी करीब इनके पर्यावरण के आसपास रहती है और इनका जो आवास है उसका संरक्षण भी केवल 19 से 20% के आसपास है। तो इस वजह से जो कि मानव संघर्ष होना लाजमी की बात है। थर्ड पॉइंट क्या बोला जाए कि शिकार की कमी। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, अतिचारण यानी जो आपका ग्रेज वगैरह उसका देखो अतिचारण हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर किसी एरिया का ग्रेजिंग एरिया खत्म होने लगेगा तेजी से, तो यहाँ पे यानी कि जो घास चरने वाले पशु हैं, जीव हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, उनका वो भी नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि घास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जब ये जीव नहीं होंगे यहाँ पे तो जो स्नो लिपर्ड वगैरह है या फिर लायन वगैरह है जो इनको हंट करते हैं, तो इनके लिए देखो समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि अब देखो इनको शिकार करने के लिए शिकारी नहीं यहाँ पे है, तो ये किसका शिकार करेंगे ना। तो उसी वजह से बोला जा रहा है कि आपका जो शिकार की कमी भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, काफ़ी तेज़ी से शिकार की कमी हुई है। और साथ ही अवैध शिकार जो इनका होता रहता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी चमड़ी वगैरह के लिए, दांतों के लिए, नाखून के लिए जो कि उनको मारा जाता है। तो ये मुख्य जो कि आपको 4 बताए जा रहे हैं जो हिम तेंदुआ के समक्ष खतरे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला जाए कि भारत द्वारा हिम तेंदुआ के समक्ष व्याप्त खतरों का समाधान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया जो भारत में जहाँ जहाँ हिम तेंदुआ पाए जाते हैं उसको देखो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। पहला बताया जा रहा है आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, दूसरा उत्तराखंड में, तीसरा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ये 3 एरिया में इसको जो कि डिवाइड कर दिया गया। क्यों, देखो इस डिवाइड करने का क्या फायदा हुआ, ताकि जो एरिया स्पेसिफिक, मान लो इस एरिया में अगर कुछ इसको समस्या दूसरे तरीके का हो सकता है, इस एरिया में इसको समस्या कंजर्व करने की समस्या दूसरे तरीके का हो, तो जैसा एरिया स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसी आधार पर उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही सोल्यूशन जो कि सबके लिए कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए देखो इससे क्या होगा, अगर 3 पार्ट बांट भी दिए तो इसका स्टडी भी हम अच्छे से कर सकेंगे और इसकी जनसंख्या पे निगरानी वगैरह भी अच्छे से रख सकेंगे। अब देखो यहाँ पर बताया जाए कि अब भारत ने क्या यहाँ पर जो कि तैयारी की है हिम तेंदुआ को प्रोजेक्ट को संरक्षण करने के लिए। तो 2009 में देखो हमारा चलाया गया था स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था, हिम तेंदुआ परियोजना, जो कि इसके संरक्षण के संबंध में जो कि आरंभ किया गया था। फिर उसके बाद देखो 2019 में कैमरा ट्रैप और वैज्ञानिक सर्वेक्षणों का उपयोग करते हुए जो कि हमने जो कि भारत जो कि प्रथम देश ऐसा बना जिसने राष्ट्रीय हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन किया, यानी स्नो लिपर्ड का जो जनसंख्या है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसका असेसमेंट किया, यानी उसकी काउंटिंग वगैरह हमने की है किस तरह से वैज्ञानिक विधि के आधार पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कैमरा ट्रैप इस सब टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम ये भी यानी उनकी जनसंख्या पर भी नज़र रख रहे हैं कि कहाँ पर उनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या कहाँ गिरावट आ रही है। फिर साथ ही देखो हमने क्या किया, लोगों को हिम तेंदुआ के संरक्षण में सम्मिलित करने के लिए 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 में हिमालय संरक्षक यानी सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया गया। यानी देखो एक सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रम है जहाँ पे लोगों को जो कि जागरूक वगैरह किया जाता है हिम तेंदुआ के संरक्षण के संबंध में, जिसे क्या बोला जाता है हिमालय संरक्षक। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, हिमालय संरक्षक नाम का कोई चीज़ है किससे संबंधित है, आपका स्नो लिपर्ड के संरक्षण से संबंधित है। हो सकता है पीटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर अगर देखिए तो भारत कैसे प्रयास कर रहा है स्नो लिपर्ड को कंजर्व करने में। तो वैश्विक स्तर पर भारत वर्ष 2013 में वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिक संरक्षण कार्यक्रम यानी ग्लोबल स्नो लिपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो आपका था उसका भागीदार है। ठीक है, यानी कि वैश्विक स्तर पर ये जो आपका एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा जो कि वैश्विक स्तर पर हिम तेंदुआ के संरक्षण का काम चल रहा है, इसका भागीदार इंडिया भी है। फिर बोला जाएगा यहाँ पे भारत ने हिम तेंदुआ एवं उसके परिवार का संरक्षण करने के संबंध में बिस्के घोषणा पत्र 2017 में हस्ताक्षर किया। हो सकता है आपसे पीटी में ये भी पूछा जा सके कि बिस्के घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा स्नो लिपर्ड के संरक्षण से संबंधित है, जिसको भारत ने 2017 में हस्ताक्षर भी किया है। और देखो इंडिया ने इसके कंजर्वेशन के लिए क्या किया है, WWF इंडिया जो है इसके द्वारा देखो हिम तेंदुआ के संरक्षण हेतु सेव अवर स्नो लिपर्ड SOS अभियान भी संचालित किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ काम किए जा रहे हैं स्नो लिपर्ड के संरक्षण के संबंध में। और देखो यहाँ पे निष्कर्ष के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि साक्ष्य आधारित संरक्षण दृष्टिकोण, आनुवांशिक आकलन और कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग करके रोग प्रसार के संबंध में ज्ञान सुधार करके और मानव वन्य जीव संघर्ष का समाधान करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाकर जो कि हम जो कि हिम तेंदुआ के परीक्षण और संरक्षण में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है, यानी कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की बात की जा रही है और उसके जेनेटिक वगैरह भी अगर रिफॉर्म कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह की बातें से जो कि ह्यूमन
एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी समाधान करने की रणनीति हम जो कि बना सकते हैं। फिर देखो भारत में हिम तेंदुआ के संरक्षण की स्थिति अभी देखोगे तो जो आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का है, इसके शेड्यूल 1 में जो कि इसको सूचीबद्ध किया गया है। और देखो मिनिस्ट्री अभी देखो आपका स्नो लिपर्ट वल्नरेबल है जैसा हमने अभी देखा था, लेकिन आज जो देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो हमारी है उसने देखो जितने भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जितने भी स्पीसीज है ना उनके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसका क्या नाम है, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। तो इसमें देखोगे लगभग 22 ऐसे प्रजाति जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लेकिन जो देखो स्नो लिपर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वल्नरेबल होने के बावजूद भी इसको जो कि इस प्रोग्राम में शामिल किया गया ताकि इसका संरक्षण अच्छे से हो सके। तो इस तरह की भी बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि जो आपका स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में स्नो लिपर्ट को जो कि शामिल किया गया है उसके कंजर्वेशन को लेके। तो इस तरह से हमने स्नो लिपर्ट को काफ़ी डिटेल से देखा कि भारत जो कि किस तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है, इनको क्या खतरे हैं और किस तरह के डेटा वगैरह का यूज भी देखा हमने कि किस तरह के खतरे हैं। तो देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रयुक्त खाद्य तेल आधारित बायोडीजल यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो आपका कुकिंग ऑयल होता है, ठीक है, ऐसा ऑयल जो खाद्य ऑयल होता है जैसे आपका रिफाइन हो गया, ठीक है, सरसों का तेल वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे ऑयल की बात हो रही है। तो जब इस ऑयल का हम यूज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद ये जो ऑयल होता है वो अपने प्राइमरी क्वालिटी में नहीं रहता, इसकी क्वालिटी जो कि डाउन हो जाती है। तो बोला जा रहा है कि इसको जैसे वेस्ट की तरह समझा जाता है इस ऑयल को। तो बोला जा रहा है कि एक बार जो यूज हो चुका ऑयल है उससे हम जो कि बायोडीजल का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी पर आधारित ये आपका पूरा टॉपिक है कि इसका क्या लाभ होगा, क्या नुकसान है और क्या काम कर सकते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। तो अब समझो, अगर आपको और अभी अच्छे से समझ में तो थोड़ा डायग्राम का प्रयोग करते हैं। ये मान लो आपके घर का कढ़ाई कोई है, ठीक है, कढ़ाई तो नहीं लग रहा पर मान लो आप कढ़ाई है कोई, ठीक है। अब इसमें मान लो आपने ऑयल वगैरह डाल दिया है, ठीक है, कोई भी रिफाइन वगैरह ऑयल डाल दिया, इसमें आपने पकौड़े तलने के लिए डाल दिए। अब ये क्या होगा, जब आप एक बार पकौड़े इसमें से निकाल लोगे बन जाएगा, तब ये ऑयल क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो कहा जाता है कि जो रिफाइन वगैरह या फिर तेल वगैरह यूज हो जाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, उनका हमको दोबारा यूज पुनः यूज नहीं करना चाहिए, मतलब रीयूज नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इस ऑयल जो एक बार यूज हो चुका है इसका देखो हम क्या प्रयोग में ला सकते हैं, इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको हम देखो बायोडीजल के निर्माण में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे हो रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यूको यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल जो आपको जिसको यूको कहा जा रहा है ये क्या है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बोला जाए कि क्यों न्यूज़ में था, तो हाल ही में बताया जाए जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इसने प्रयुक्त खाद्य तेल यानी जो खाद्य तेल यूज हो चुका है उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रयुक्त खाद्य तेल से निर्मित बायोडीजल के मिश्रण वाले डीजल की आपूर्ति को आरंभ किया, यानी जो आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल था उससे इन्होंने बायोडीजल बनाया, फिर इस बायोडीजल को जो कि डीजल में मिला के जो कि उसका प्रयोग एनर्जी के रूप में किया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब चलो मैंने आपको यूको के बारे में बता दिया। तब देखो इसके इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि ये जो यूको है यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल है, ये देखो बायोडीजल के उत्पादन के लिए कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि जो बायोडीजल उत्पन्न होता है उसके लिए देखो एक कच्चे माल का जो कि मुख्य रूप से काम कर रहा है आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो इस तरह से इसकी बातें की जा रही है। अब इसके देखो लाभ क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाभ बताए जा रहे हैं कि यूको से संबंधित अगर बायोडीजल बनता है तो उसके क्या लाभ होंगे। तो पहला बोला जा रहा है वही स्वास्थ्य संबंधी लाभ। तो देखो बोला जा रहा है कि अगर आप यूज्ड कुकिंग ऑयल को दोबारा यूज करते हो तो उससे देखो आपको हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस, कैंसर, अल्जाइमर रोग, यकृत रोग जैसे गंभीर रोगों से लोगों को ग्रसित होने से बचाया जा सकता है। अगर लोग जो यूज्ड कुकिंग ऑयल को दोबारा यूज करते हैं तो वो इस सब रोगों से जो कि ग्रसित हो सकते हैं। अगर ऐसे जो कि यूज्ड कुकिंग ऑयल को हम लोग ले लेते हैं तो ये इन रोगों से जो कि उनकी सुरक्षा की जा सकती है। तो ये मतलब एक तरह से स्वास्थ्य के संबंध में इसका लाभ है। दूसरा देखो पर्यावरण के संबंध में इसका लाभ बताया जा रहा है। तो पर्यावरण के संबंध में कैसे लाभ है, तो बोला जा रहा है जब यूको को कुशलतापूर्वक उपचार किए बिना ही फेंक दिया जाता है, यानी जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है अब जब उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है, उसका उपचार नहीं किया जाता है, तो यह निकास प्रणाली को जाम कर देता है। इसलिए अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकता है। तो इसका जो कि अन्य उद्देश्य के लिए अगर हम प्रयोग कर ले तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि अगर देखो निकासी जो नाली वगैरह होती है अगर वो उसको जाम कर देती है तो जब भी बरसात वगैरह होगा तो वहाँ पर फ्लडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे देखो पर्यावरण संबंधी की बात यहाँ पर की जा रही है कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा अगर हम इसका जो कि बायोडीजल में जो कि निर्माण करते हैं। दूसरा पर्यावरण के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, अगर देखो बायोडीजल का निर्माण बनेगा, आपको पता है बायोडीजल का निर्माण बढ़ेगा तो इसका प्रयोग पेट्रोल या डीजल में मिलाकर किया जाएगा, ठीक है। तब ऐसे देखो जो पेट्रोल से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता था उस पर कुछ तो कमी आएगी ना,
कार्बन उत्सर्जन में अगर बायोडीजल मिल जाएगा पेट्रोल वगैरह में या डीजल वगैरह में, तो कार्बन उत्सर्जन में भी थोड़ी बहुत कमी आएगी। तो इस तरह से भी देखो पर्यावरण को ये लाभ हो रहा है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करके एक तरह से, ठीक है। तो इसके पर्यावरण के हमने लाभ देख लिए। दूसरा देखो इसका इकोनॉमी लाभ भी है। इकोनॉमी लाभ कैसे है, तो देखो बताया जा रहा है एक डेटा के अनुसार कि भारत में लगभग देखोगे 2700 करोड़ लीटर खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 2700 करोड़ लीटर खाद्य तेल का प्रयोग किया जाता है पूरे इंडिया में। फिर बोला जा रहा है कि एक सेकंड, हाँ यहाँ बोला जा रहा है कि इसमें से लगभग 140 करोड़ लीटर यूको को हम होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन जैसे थोक उपयोगकर्ताओं से संग्रहित कर सकते हैं। यानी 2700 करोड़ में से 140 करोड़ लीटर जो आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको देखो हम कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की संभावना यहाँ पर है, जिससे अगर 140 करोड़ लीटर हम यूको कलेक्ट कर लेते हैं तो इससे बायोडीजल कितना उत्पादन होगा, इससे बायोडीजल का लगभग 110 करोड़ लीटर जो कि बायोडीजल का हम निर्माण कर सकेंगे। फिर इससे क्या होगा, 110 करोड़ लीटर का बायोडीजल हम जो कि निर्माण कर ले रहे हैं, तो हमारे यानी जो तेल का आयात है वो भी कम होगा। तेल का आयात कम होगा तो यानी हमारा डॉलर जो बाहर जा रहा है वो कम जाएगा, तो यानी अर्थव्यवस्था के लिए ये लाभदायक है। तो इस तरह से देखो आपका जो इकोनॉमी के लिए जो कि लाभदायक है आपका ये बायोडीजल बनाने का प्रक्रिया। अब देखो ये बताया जाए कि कैसे बायोडीजल बनता है। तो मान लो ये कोई ऐसा प्लांट है जिससे तिलहन वगैरह टाइप का जिससे तेल वगैरह निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो सरसों का ही प्लांट होगा, सरसों से ही सरसों का ऑयल बनता है, ठीक है। अब इस प्लांट से जो कि इसका ऑयल वगैरह इसको ऑयल वगैरह बना दिए हम लोग, फिर इसको देखो मार्केट में ला दिए, इसको रिफाइंड वगैरह प्रोसेस करके इसका यूज हो चुका है मार्केट में अब लाने के बाद, ठीक है। फिर अब इसमें बोला जाएगा इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा बायोडीजल में, इसमें एल्कोहल भी थोड़ा बहुत मिलाया जाता है। फिर जब बायोडीजल में जब इसको हम बनाएंगे तो इसमें देखो साथ में इसके बाई प्रोडक्ट आपका ग्लिसरॉल भी बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब कि यूज्ड कुकिंग ऑयल से आपका बायोडीजल तो बनेगा, साथ में ग्लिसरॉल भी बनेगा। तो इस ग्लिसरॉल को भी हम देखते हैं। फिर इस बायोडीजल को हम देखो पेट्रोल या डीजल में मिलाकर जो कि वाहन वगैरह में यूज कर सकते हैं। और जो आपका ग्लिसरॉल वगैरह निकला इसका देखो प्रयोग हम फूड इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरह से एक तरह से लाभदायक ही प्रक्रिया यहाँ पे इस तरह से बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बायोडीजल के बारे में बताया जाए कि बायोडीजल देखो क्या है और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो ये बताया जाए कि यह पारंपरिक या जीवाश्म आधारित डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। यानी डीजल जैसा होता है उसी के समान ये देखो एक वैकल्पिक ईंधन है। और इसका उत्पादन वनस्पति तेल, पशु तेल, वसा, चर्बी तथा अपशिष्ट खाद्य तेलों से हो सकता है। यानी बायोडीजल का ऐसा नहीं कि केवल ये जो तिलहन वाले फसल उन्हीं से हो सकता है, इसका देखो वनस्पति जो तेल है उससे भी हो सकता है, पशु का जो ऑयल जैसे देखो मछली का तेल वगैरह होता है, वसा वगैरह होता है तो उससे भी हो सकता है, चर्बी वगैरह से भी हो सकता है, जो अपशिष्ट खाद्य तेल होते हैं उनसे भी जो कि बायोडीजल का हम निर्माण कर सकते हैं। फिर देखो बोला जाए कि बायोडीजल यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि बायोडीजल का एक विशिष्ट लाभ इसकी कार्बन तटस्थता है। उदाहरण के लिए तिलहन कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा को अवशोषित करता है जितना ईंधन के दहन होने से निकलता है। यानी कि अगर जो तिलहन से जितना हम कार्बन, अगर तिलहन का प्लांट वगैरह लगाते हैं तो जितना ये CO2 ऑब्जर्व करता है ना, जब इस तिलहन से जब आप बायोडीजल वगैरह बनाओगे फिर इसका ईंधन के रूप में प्रयोग करोगे तो इससे भी कम जो कि कार्बन जो कि एमिशन वगैरह होगा। तो इस तरह से ये आपका फायदे का सौदा दिखता है कि यहाँ पे आप देखो एक तरह से जो आपको बायोडीजल होगा वो देखो कार्बन कम उत्सर्जन करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसके साथ ही देखो बोला जा रहा है कि इसके अतिरिक्त बायोडीजल तेजी से जैव निम्नीकरण होने वाला पूरी तरह से गैर विषाक्त है। यानी इसमें देखो कोई ऐसा नहीं कि जैसे पेट्रोल वगैरह में देखो तो लेड होता है, ठीक है, पारा होता है, तो ये सब क्या है विषाक्त तत्व होते हैं, यानी ये जहरीले होते हैं, जबकि इसमें देखो ऐसा कुछ जहरीला तत्व वगैरह नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके लाभ जो है या बायोडीजल क्या है, उसके क्या विशेषता है, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमने देखा। आगे देखते हैं कि आपका यूको से बायोडीजल निर्मित करने के लिए जो क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है, कैसे जो कि यूको से हम बायोडीजल निर्मित करने के लिए कुछ कदम हमारी सरकार ने उठाए, तो क्या क्या कदम है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस हाँ एक दो प्रयास है। जैसे बोला जाए कि वर्ष 2019 में देखोगे जो आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इन्होंने देखो यूको से उत्पादित जो बायोडीजल की खरीद है उसमें देखो अभिरुचि दिखाई है। मतलब इन्होंने, इसका क्या मतलब हुआ, जो इसके संबंध में जो इंडस्ट्री वगैरह लगेंगे वो जो कि उस इंडस्ट्री को ये मानता है जो कि कुछ ना कुछ छूट वगैरह देगा, कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दे सकता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही देखो आपका राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 जो आया था उसमें कहा गया था कि अखाद्य तिलहन, मतलब ऐसे तिलहन जिसको खाया नहीं जाता है और ऐसे तेल जो यूज हो चुके हैं, यानी यूको की बात कर रहा है, प्रयुक्त खाद्य तेल तथा लघु परिपक्वता अवधि वाली फसलें, यानी जो शॉर्ट टर्म वाली फसलें होती हैं उनसे देखो बायोडीजल उत्पादन करने की आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। यानी पूरी की पूरी जो आपका आपूर्ति श्रृंखला चेन है, सप्लाई चेन है,
आपका उसको देखो स्थापित करने की बात की गई थी बायोडीजल उत्पादन के संबंध में। किसके द्वारा? जो आपका यूको है उसके द्वारा, जो खाद्य तेल है उसके द्वारा, और जो शॉर्ट टर्म वाले फसलें होती हैं उनके द्वारा जो कि बायोडीजल का उत्पादन करना तथा एक पूरी तरह से एक पूरी सप्लाई चेन की स्थापना करना। इस तरह की बात आपका जैव ईंधन नीति 2018 में की गई थी। ठीक है, और साथ ही देखो क्या प्रयास किया जाए, जो आपका फसाई है, फसाई और बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर जो कि वर्ष 2019 में रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी रूको परियोजना इन्होंने आरंभ की थी, ताकि जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसका जो को हम बायोडीजल में इस्तेमाल वगैरह कर सके इसके लिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कदम है इस संबंध में। फिर देखो यहाँ बताया जाए कि रूको के समक्ष कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? यानी आपका रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल जो आपका फसाई और बीडीआई ने मिलकर किया था, तो उसके समक्ष कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं? तो बोला जाए कि वर्तमान में देखोगे तो यूको का संग्रहण यानी यूज्ड कुकिंग ऑयल जो है उसको कलेक्ट करना और उसको स्थापित करने के लिए कोई श्रृंखला मौजूद नहीं, मतलब उसको पूरा प्रोसेस, मतलब उसको पूरा कलेक्ट करना, फिर जहाँ पे इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस किया जाए वहाँ पर जाए, फिर इसका बायोडीजल का निर्माण हो, एक पूरे सिस्टम पूरी व्यवस्था के अभाव है। तो इस तरह की बातें की जा रही है। फिर साथ ही देखो बोला जाए कि यूको में देखोगे तो मुक्त वसा अम्ल जैसी अशुद्धता की विद्यमानता होती है, यानी हमें पहले इस अशुद्धता को दूर करना होगा, तब जाकर हम जो कि इसका बायोडीजल में यूज कर सकते हैं। फिर देखो बोला जाए कि यूको के लिए बड़े खाद्य व्यवसाय संचालक की आवश्यकता होती है, जो यूको का पृथक रूप से भंडारण कर सके और तत्पश्चात उसे अधिकृत यूको एग्रीगेटर या संग्रहण एजेंसियों को बेच सके। यानी कि बड़े व्यवसाय की इसके लिए इंडस्ट्री वगैरह की आवश्यकता है, जिसकी स्थापना भारत में करना होगा। इसकी स्थापना कैसे होगी? जब आप इंडस्ट्री वगैरह को इंसेंटिव वगैरह दोगे तब जो कि इसकी स्थापना होगी। तो ये कुछ चैलेंजेस है जिसको हमको फुलफिल करना होगा, तभी जो कि हम रूको का अच्छा सा प्रयोग कर सकेंगे। फिर देखो वे फॉरवर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे आगे इसके। तो देखो वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है जो आपका बायोडीजल कंपनियां है ना, मतलब जो बायोडीजल कंपनियां जो बायोडीजल बेचती वगैरह हैं, तो वो बोला जाए कि बायोडीजल कंपनियों को यूको के उत्पादक से सीधे संग्रहण करने की दिशा में डोर टू डोर संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। यानी कि जहाँ से आपका देखो यूज्ड कुकिंग ऑयल जो कि उत्पादन हो रहा है उसका, ठीक है, तो जो बायोडीजल कंपनियाँ हैं इनको देखो जहाँ जहाँ से उत्पादन हो रहा है वहाँ से जो कि इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का व्यवस्था कर सकते हैं। फिर याद इसके तहत देखो क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जहाँ लोग अपने यूको को संग्रहण केंद्रों तक ले जा सके तथा बदले में धन अर्जन भी कर सके। यानी एक ऐसे मतलब जैसे लोकल एरिया पे कुछ जगहों पे जो कि आपका यूको सेंटर बना देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लोग देखो अपना यूज्ड कुकिंग ऑयल लेकर आएंगे और यहाँ पे जो यूज्ड कुकिंग ऑयल इनको देंगे तो इसके बदले कुछ पैसे भी इनको दिए जाएंगे, जिससे देखो इनको इंसेंटिव मिलेगा कि हाँ हमको जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है इसको यहाँ पे देना होगा। तो सभी लोग को फेंकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं करेंगे, उसको यहाँ पे आपका जो सेंटर होगा जगह जगह पे वहाँ पे जो कि इसको देंगे, जिससे देखो आपका जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है वो आसानी से कलेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। साथ ही देखो बोला जा रहा है यहाँ पे कि सभी यूको संग्रहण एजेंसियों को यूको से संग्रह के दौरान मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर खाद्य व्यवसाय संचालकों को तत्काल भुगतान करना चाहिए। कहने में तो जहाँ जहाँ से देखो जो आपका यूको संग्रहण एजेंसियाँ हैं जो आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्ट कर रही हैं, वो देखो जैसा कुकिंग ऑयल जो यूज हो चुका है उसका जैसी जितनी मात्रा है, क्वांटिटी है और जैसी उसकी गुणवत्ता है, उस आधार पर जो लोग इसको देने आ रहे हैं इनके सेंटर पे उसको तुरंत पेमेंट दे देना चाहिए, उनको पेमेंट उनका रोकना नहीं चाहिए, तभी जो कि लोग जो कि आपके सेंटर पर आएंगे अधिक से अधिक आपको जो कि ये कुकिंग ऑयल देंगे। तो इस तरह के कुछ वे फॉरवर्ड बताए जा रहे हैं आपका रूको का यूज करने के लिए। देखो काफ़ी नई चीज़ है, तो नई चीज़ें अक्सर यूपीएससी की आदत होती है पूछने की, तो इस पर आप अपना टॉपिक जो कि तैयार किए रहिए। चलिए अब अगला अपना टॉपिक देखते हैं क्या है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया, साइक्लोन के बारे में बात हो रही है। अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि देखो बोला जा रहा है कि अभी देखो हाल ही में एक सप्ताह के भीतर जो आपका तौकाते या फिर ताउते है वो अरब सागर में ऐसा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला। साथ ही आपका ये अरब सागर में आया था। ठीक है, कहाँ आया था? आपका अरब सागर में आया था ताउते। और जो आपका यास आपका साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है यह देखो बंगाल की खाड़ी में आया था। यानी एक हफ्ता के अंदर देखोगे दोनों साइड अरब सागर में भी बंगाल की खाड़ी दोनों जगह पर जो कि आपका साइक्लोन हमको देखने को मिला था। इस वजह से जो कि आपका ये न्यूज़ में था ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब देखो बोला जा रहा है यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसका नामकरण वगैरह देखो बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में यानी जो आपका अरब सागर या बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ की बात की जा रही है कि इस क्षेत्र में चक्रवातों के नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर विश्व मौसम संगठन यानी WMO जो है उसके द्वारा या फिर WMO के अंतर्गत ही काम करने वाला जो आपका
एस्केप है, यानी एशिया व प्रशांत के लिए आर्थिक सामाजिक आयोग जो है इसके जो 13 सदस्य उनके द्वारा जो कि इसका नाम निर्धारण किया जाता है कि कौन से साइक्लोन का क्या नाम होगा। ठीक है, 13 देश है, 13 देश जो कि अपने जो कि 13 नाम दे देते हैं और जैसे जैसे जो कि इनका जो कि साइक्लोन आता रहता है उसके बाद जो कि एक देश के बाद दूसरा देश का नाम जो कि आता रहता है क्रम में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 13 देश है समझ लेते हैं अरब सागर बंगाल की खाड़ी के लिए। तो बोला जाएगा कि बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और इसमें देखो आपका एक और है आपका श्रीलंका, थाईलैंड और यूएई, यूएई और यमन जो कि अभी जुड़े हैं हाल ही में, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका नामकरण जो कि ये 13 देशों द्वारा, अगर इस आपका अरब सागर में देखो यहाँ पे एक देश, हाँ, अगर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आता है या फिर अरब सागर में आता है तो इनका नामकरण इन्हीं 13 देशों के द्वारा जो कि किया जाता है। तो ये हमने समझ लिया क्यों न्यूज़ में था, इनका नामकरण कैसे होता है। और साथ ही अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, मैप कि कहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखो अगर जैसे यहाँ पे देखो बात करोगे तो जो जापान वगैरह के एरिया में आते हैं, चाइना जो आपका ईस्टर्न चाइना वगैरह में आते हैं साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उसको टाइफून बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो आपका इंडियन ओशियन जो आते हैं उसको साइक्लोन बोलते हैं। फिर उसका आप देखो जो आपका अमेरिका जो यूएसए है उसके ईस्ट में चाहे वेस्ट में, ठीक है, अगर जो इस तरह ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उसको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसका देखो जो आपका सदर्न अमेरिका है उसके जो उसका जो वेस्ट है उधर अगर आते हैं तो उसको भी साइक्लोन बोलते हैं, यानी कि जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इसके नीचे जो भी आएगा उसको साइक्लोन बोलेंगे। तो ये कुछ नेमिंग भी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे ये देख लिया। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पे इसको बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नामकरण के बारे में भी बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि विश्व के प्रत्येक महासागरों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों, चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन चाहे कोई भी साइक्लोन हो, तो जितने भी विश्व में जितने भी महासागर है उसमें उत्पन्न होने वाले जितने भी साइक्लोन हैं उनका नामकरण देखो कैसे होता है, एक क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों तथा इनके द्वारा होता है या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा होता है। तो देखो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन उत्पन्न होता है तो इसके लिए कौन सा आपका जो रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर है तो वो क्या है, आईएमडी है आपका, जिसको क्या बोलते हैं भारत मौसम विज्ञान। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है आपका ये भारत मौसम विज्ञान, जिसको आईएमडी विभाग बोलते हैं। ठीक है, तो यानी आईएमडी जो कि अरब सागर या फिर आपका बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले जो भी साइक्लोन वगैरह होगा तो उसका नामकरण आईएमडी करता है। तो आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित खतरे, यानी जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है वो देखो भारत के लिए किस तरह खतरा उत्पन्न करता है। तो पहला पॉइंट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप देखो कि भारत लगभग जो भारत के जो तट एरिया है ना, ये पूरा देखो तटीय एरिया, ये कितना इसकी लंबाई है 7,500 से भी ज़्यादा, 7,500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई, पूरी तट रेखा की लंबाई है। तो इतना बड़ा तट अगर इनके पास भारत के पास है, लगभग आधा एरिया जो कि तटीय है, तो यहाँ पे जब भी साइक्लोन होगा यानी हर जगह जो कि ये पूरा एरिया जो कि सुभेद्य बना हुआ है आपका साइक्लोन से टकराने पर। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि अगर आप देखो भारत के लगभग 7,517 किलोमीटर की तट रेखा इसे वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लगभग 10% के लिए सुभेद्य बनाती है, यानी जितने भी विश्व में साइक्लोन आते हैं उसका देखो लगभग 10% जो कि साइक्लोन्स का खतरा जो कि भारतीय तट पर हमेशा बना रहता है। फिर देखो यहाँ बोला जाए कि विगत 270 वर्षों में, लगभग 250 वर्षों में बताया जा रहा है 23 विशाल साइक्लोन में से 21 ने भारत और बांग्लादेश को क्षति पहुंचाई है, यानी देखो भारत जो कि कितना ज़्यादा जो कि इससे जो कि वल्नरेबल है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से, इस तरह की यहाँ पे बातें की जा रही है। फिर देखो बताया जा रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना यानी नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि वर्ष 1891 से 2000 वर्ष, यानी लगभग 110 वर्षों का ये पूरा डेटा बता रहा है कि इसके दौरान देखो कि लगभग 308 साइक्लोन आए हैं। और इसके विश्लेषण से ये पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी यानी जो भारत का पूर्वी तट है ये वाला एरिया, बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक सुभेद्य है, 4:1 का रेशियो, यानी कि लगभग बताया जा रहा है यहाँ पे 110 वर्षों के साइक्लोन जितने 308 साइक्लोन आए हैं उसके अध्ययन के आधार बताया जा रहा है कि जो आपका बंगाल की खाड़ी है ना यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा अटैक करते हैं और यहाँ पे अरब सागर में उसकी तुलना में कम। अगर मान के चलो 4:1 का रेशियो, यानी कि अगर 5 साइक्लोन आए तो 4 यहाँ पर आएंगे, 1 यहाँ पर आएंगे, कुछ इस तरह का जो कि पिछले 110 वर्षों में हमको देखने को मिला है। अब इसका क्या कारण है कि यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं, यहाँ पे कम बनते हैं, तो उसके कारण देखो यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक जो दशाएं हैं ना, जैसे समुद्री सतह का उच्च तापमान अथवा उथला जल तथा पवनों की तीव्र गति संयोजन इसे चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यानी जो आपका बंगाल की खाड़ी देखोगे ये
इसका जो सतही इसके पास का जो तापमान होता है जल का, वो देखो ज़्यादा होता है इसकी तुलना, अरब सागर की तुलना में। और साथ ही यहाँ पे देखो उथला जल ज़्यादा मिलेगा, जबकि यहाँ पे गहरा जल मिलता है। और साथ ही यहाँ पे देखो पवनों की जो गति होती है वो तीव्र होती है, जबकि यहाँ पे पवनों की गति धीमी होती है। इस कारण से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कि साइक्लोन आपका उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो ज़्यादा बनता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अपना जो आपका डेटा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। अब देखो बोला जाए कि इस जोखिम से निपटने के लिए भारत की चक्रवात प्रबंधन रूपरेखा क्या, यानी कि साइक्लोन से निपटने के लिए हमारी क्या रूपरेखा है, उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखो इसमें बोला जा रहा है पहले पॉइंट में कि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, यानी कि देखो हमारे जो होम मिनिस्ट्री उन्होंने देखो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना चलाई है वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस की सहायता से, ठीक है, जो भारत में सभी आपदा प्रबंधन के प्रयासों को 4 भागों में बांटता है। यानी भारत में किसी भी प्रकार का आपदा आता है तो उससे संबंधित के संबंध में ये परियोजना शुरू की गई है, जिसको 4 भागों में बांटकर देखा जाता है। कोई भी आपदा हो, ठीक है, उसके में बात करें तो बोला जाए कि घटक ए, इसको 4 घटक में बांटे हमने, घटक ए, बी, सी और डी। तो घटक ए में बोला जाता है कि IMD यानी इंडियन मीटियोलॉजिकल जो आपका डिपार्टमेंट है वो, और इसरो, ये दोनों देखो चक्रवात के पूर्वानुमान के संबंध में जो कि चेतावनी वगैरह की प्रणाली वगैरह विकसित करते हैं, ताकि अगर देखो कोई भी साइक्लोन वगैरह आने वाला है तो उसका हमको पूर्वानुमान लग जाए, और इस तरह के हम जो कि लोगों, वहाँ के जो लोग हैं उनको जो एक चेतावनी वगैरह अलर्ट कर दें कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके जान को खतरा है। इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है IMD इसरो के द्वारा। तो ये हमने जो कि तैयार किया है। फिर देखो बोला जाए कि घटक बी में बोला जाए कि इसमें चक्रवात जोखिम का शमन करने संबंधी निवेश को शामिल है। यानी देखो जैसे हमने देखो तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन बना दिया है, मतलब जो तटीय क्षेत्र पे क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या काम नहीं हो सकता है, उसके संबंध में एक रेगुलेशन जारी कर दिया गया है। और साथ ही इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, यानी कि देखो एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, उसका पूरा प्रबंधन मैनेजमेंट कर दिया कि अगर कुछ यहाँ पे अगर रिस्क वगैरह आता है तो उसको किस तरह से निपटा जाए। फिर साथ ही देखो मैंग्रोव जैसे जैव सुरक्षा ढाल के संरक्षण के माध्यम से तटीय आर्द्रभूमि का समग्र प्रबंधन और संरक्षण, यानी जो मैंग्रोव वगैरह है उनको भी, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो मैंग्रोव जो कि देखो जब भी साइक्लोन आता है, अगर मैंग्रोव लगे हैं तटों पे, तो साइक्लोन का जो प्रहार होता है वो काफ़ी धीमा हो जाता है, जो स्पीड होती है तेज़ी से आती है साइक्लोन, बड़ी बड़ी लहरें, उनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है साइक्लोन से टकराने के बाद। तो इससे देखो ज़्यादा जान माल की हानि नहीं होती है। तो इसी तरह बोला कि जो आर्द्रभूमि है, मैंग्रोव वगैरह है, इनका भी जो कि काफ़ी महत्व बढ़ जाता है, तो इसके संबंध में भी काम किया जा रहा है। साथ ही देखो बोला जा रहा है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना, यानी जो कम्युनिटी आसपास की लोकल कम्युनिटी है उसको भी इसमें सम्मिलित करना। साथ ही देखो घटक सी में क्या बोला जा रहा है, सुविधता संबंधी विश्लेषण तथा जोखिम आकलन एवं सामुदायिक क्षमता निर्माण के माध्यम से परिसंकट में जोखिम प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। यानी देखो जो आपका सामुदायिक लोग हैं उनको बताया जा सके कि किस तरह की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उसका पूरा विश्लेषण किया जा सके, जोखिम का आकलन किया जा सके कि अगर ऐसा कुछ साइक्लोन आ रहा है तो किस तरह मतलब जोखिम वगैरह हो सकता है, किस तरह का जो कि जोखिम हो सकता है, ये सब कुछ करने के लिए। और साथ ही इसको करने की जो टेक्निकल सहायता है जो कि सामुदायिक लोगों की क्षमता निर्माण करने के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बात की है कि टेक्निकल सहायता का भी प्रयोग किया जाता है। फिर घटक डी में क्या करते हैं हम लोग, घटक डी में बताया जा रहा है कि राष्ट्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र तथा समन्वय के माध्यम से परियोजना संबंधी प्रबंधन तथा संस्थागत समर्थन प्राप्त करना होता है। यानी एक तरह से देखो जो राष्ट्र, राज्य और जिला है, अगर कहीं साइक्लोन आता है तो इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेट अच्छा हो, इस तरह की जो कि बातें यहाँ पे सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से हमने जो कि प्लान बनाया है कि अगर कोई भी आपदा आता है तो हम इस तरह से कुछ निपटने की कोशिश करेंगे। तो देखो आगे बोला जाए कि वर्तमान रूपरेखा की क्या सीमाएं हैं, मतलब जो हमने तैयारी वगैरह की होती है साइक्लोन आने के बाद हमको देखने को मिलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो उसी आधार पर बताया जा रहा है कि देखो हमारे पास जो कि पूर्वानुमान लगाने के संबंध में तकनीकी सीमाएं, मतलब कि हम बहुत अधिक, जैसे 4 दिन पहले 3 दिन पहले जो कि इस तरह की पूर्वानुमान बहुत कम लगा पाते हैं। तो इस वजह से बोला जाए कि पूर्वानुमान के संबंध में जो तकनीकी सीमाएं हमारी काफ़ी कम है, मतलब तकनीकी सीमाओं में हम बंधे हुए हैं। साथ ही देखो बोला जाए कि निम्न स्तरीय और संरचनात्मक विकास, यानी जैसे देखो जो सड़कें वगैरह निर्माण होती है, पुल वगैरह निर्माण होता है, या मकानों का निर्माण किया जाता है तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर साइक्लोन इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो देखो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वगैरह होता है ये निम्न स्तर का होता है। ये मतलब साइक्लोन के वार जो कि झेल नहीं पाती है। इस संबंध में देखो हमको जापान का मॉडल अपनाना चाहिए, जहाँ पे देखो हमेशा भूकंप वगैरह आता रहता है, या साइक्लोन जो कि इस तरह के साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। तो वहाँ पर जो मकान वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ना, वो ये सब के प्रभाव को सह सके, इस तरह के जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं। तो इसी वजह से बोला जाए कि हमारे यहाँ देखो निम्न स्तरीय जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, जो कि इस तरह के साइक्लोन वगैरह में तबाह हो जाते हैं। फिर देखो और क्या समस्याएं हैं,
जो निम्न स्तरीय जागरूकता तथा सामुदायिक सहभागिता, यानी जो लोकल लेवल पे लोगों की जो सहभागिता है वो काफ़ी कम है और उनमें जागरूकता भी कम देखने को मिलती है। फिर साथ ही और क्या प्रॉब्लम है, हितधारकों के मध्य समन्वय का अभाव, जैसे हमने बोला ना राष्ट्र, राज्य और जिला के स्तर पर जो कि कोऑर्डिनेट वगैरह होगा, तो यहाँ पे तो मान लो एक बार कैसे भी कोऑर्डिनेट हो जाता है, लेकिन जो पब्लिक है, ठीक है, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में जो कि इस तरह की चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती। और साथ ही देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला जाए कि अनुक्रिया करने में लगने वाला अधिक समय। अगर मान लो कहीं साइक्लोन वगैरह हिट कर गया, तब जो रिस्पॉन्स हमको करना है कि आगे क्या कार्रवाई किया जा सके, किस तरह से जान माल जो हानि हुई उसको कम से कम किया जा सके, कैसे लोगों को अधिक से अधिक जो कि वहाँ से निकाला जा सके। तो इसमें जो अनुक्रिया करने में जो टाइम बहुत अधिक हमको लग जाता है। तो ये कुछ हमारी समस्याएँ हैं वर्तमान जो हमने हमारी रूपरेखा है उसकी समस्याएँ यहाँ पे बताई जा रही है। अब आगे देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी प्रणाली, तो जो आपका IMD उसने देखो चेतावनी प्रणाली के लिए कुछ रंगों का यूज किया है, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग का यूज किया है चेतावनी देने के लिए। अगर कहीं किसी एरिया में साइक्लोन आने की संभावना है, अगर वहाँ पर ग्रीन कलर का सिग्नल जा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ शांत है, अनुकूल है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर येलो सिग्नल है जिसका मतलब मौसम खराब है, इससे निपटने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। फिर अगर देखो उसके बाद बोला जाएगा आपका अगर नारंगी है यानी अत्यधिक क्षति व लोगों को निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर रेड हो गया है इसका मतलब प्राधिकारियों को कार्रवाई करने हेतु सूचित करना चाहिए। मतलब कि जो मतलब NDRF की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स वगैरह होती है, उनको सूचित किया जाए कि यहाँ पे देखो काफ़ी क्षति हो गई, आप आइए यहाँ पे लोगों को निकालिए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे जो कि कुछ कलर के थ्रू जो कि इस तरह का मैसेज वगैरह दिया जाता है कि क्या सूचना, क्या अभी वर्तमान स्थिति है चेतावनी के संबंध में। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब देखो यहाँ बोला जाए कि इस तरह से चुनौतियों से जो आपका साइक्लोन वगैरह होता है, इसके प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो देखो इसके पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि हमको देखो अत्याधुनिक चक्रवात संबंधी अग्रिम चेतावनी प्रणाली का यूज करना चाहिए। मतलब एक देखो जो नए टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना चाहिए चेतावनी के संबंध में, जो देखो जो भी साइक्लोन वगैरह आ रहा है तो उसका अवलोकन कर सके अच्छे से और उसका पूर्वानुमान लगा सके, और स्थानीय स्तर पर उसी आधार पर जो कि स्थानीय स्तर पर लोगों को सूचित करके जो कि वहाँ से उनको बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह की बात यहाँ पर की जाए, यानी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के यूज करने की बात की जा रही है। साथ ही देखो जो डेटा के संबंध में जो हमारी कमियाँ हैं, यानी डेटा अवलोकन डेटा की जो कमी है, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के साइक्लोन आते हैं, वहाँ पे कितना जो कि साइक्लोन हिट से खतरा वगैरह होता है और क्या क्या प्रभाव होता है, और किस तरह के साइक्लोन जो कि ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ये सब जो डेटा का अभाव है उसको हमको पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए, डेटा का अभाव को दूर करना चाहिए। साथ ही देखो इंफ्रास्ट्रक्चर उपाय की बात की जा रही है, यानी कि जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बहुउद्देशीय आधार पर चक्रवात के दौरान बचाव के लिए आश्रयों का विकास करना, यानी कि मान लो कहीं साइक्लोन वगैरह आ गया तो उसके आसपास जो कि आश्रय स्थल का जो कि हमको निर्माण करके पहले से रखना चाहिए कि ताकि अगर कहीं साइक्लोन आते तो लोग यहाँ पर आके जो कि आश्रय वगैरह ले सके। और सभी मौसम में परिचालन, सड़क संपर्क इत्यादि को सुनिश्चित करना, यानी कि सभी मौसम में जो सड़क वगैरह जो कि चल सके, वो खराब ना हो जल्दी, तो इस तरह के सड़कों का भी निर्माण करना चाहिए, खासकर जहाँ ऐसे एरिया में जहाँ पे साइक्लोन जो कि बारंबार आते रहते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ बोला जाए कि तटीय क्षेत्रों में जो तटीय आर्द्र भूमि है, मैंग्रोव क्षेत्र है, इनका मानचित्रण करना चाहिए और इनके वृद्धि को प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी हमको पता होना चाहिए कि कहाँ मैपिंग करना चाहिए, कहाँ पे कितना मैंग्रोव है, आर्द्र भूमियाँ हैं, और उनके वृद्धि में जो कि हमको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए इस संबंध में। तो इस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है। साथ ही देखो बोला जा रहा है कि चक्रवात संबंधी जो तूफान है, तीव्र पवने से संबंधित जो जोखिम है, वर्षा के अफवाह इत्यादि को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत जोखिम समन रूपरेखा को विकसित किया जाने चाहिए। यदि मान लो केवल तूफान काफ़ी तेज आ गया, फिर बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, या पूरा साइक्लोन ही आ गया, तो इन संबंध से सभी स्तर से निपटने के लिए जो कि हमारे पास एक एकीकृत जो कि कोई प्लान वगैरह होना चाहिए कि जो सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए जो कि हमेशा तत्पर रहे, रेडी रहे। फिर देखो बोला जाए कि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को कवर, यानी कि आपदा आने के पूर्व की जो चेतावनी है, आपदा आने पर क्या करें और आपदा आने के बाद जो कि क्या किया जा सकता है। तो इस तरह की बातें बोला कि सभी चरणों को कवर करने के लिए एक समग्र आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम को स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वाला काफ़ी अच्छा साइक्लोन वाला टॉपिक था जो कि यहाँ पे खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, सोशल इशू, इसको हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।